प्यारे बच्चे नमस्कार। आज हम नया अध्याय 4 पढ़ेंगे। अध्याय 4 में दिया है द्विघातीय समीकरण। इस द्विघातीय समीकरण क्या है, मैं इसके बारे में पहले बता दूं आपको कि द्विघातीय समीकरण में कितने सूत्र लगते हैं और क्या क्या इसमें आपको इस अध्याय में पढ़ना है सूत्र, वो एक बार पूरा मैं आपको ले लेता हूँ और उसके बाद फिर अपन आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एक द्विघातीय समीकरण ax वर्ग प्लस bx प्लस c बराबर 0 के प्रकार की होती है जहाँ a b c वास्तविक संख्याएं हैं। वास्तविक संख्याएं हैं जहाँ a बराबर नहीं है शून्य, जहाँ a बराबर शून्य नहीं है। तो इस द्विघातीय समीकरण में कैसे लिखता है, ax वर्ग प्लस bx प्लस c बराबर शून्य, यानी इस रूप का होता है। द्विघातीय समीकरण इस रूप का होता है कि चर राशि पर अधिकतम घात 2, यानी चर राशि पर अधिकतम घात 2। हाँ, फिर यहाँ चर राशि पर एक घात है और ये अचर राशि है ना, अचर पद है। तो ax वर्ग प्लस bx प्लस c बराबर शून्य, यह एक द्विघातीय समीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? ये एक द्विघातीय समीकरण कहलाता है। क्यों कहलाता है द्विघातीय समीकरण? क्योंकि इसमें चर राशि पर अधिकतम घात 2 है। कितनी घात है? 2। अब आपको प्रश्नावली में कुछ ऐसे प्रश्न आएंगे कि आपको उसका इबारती वाले प्रश्न रहेंगे और उसका एक गणितीय रूप आपको लिखना है। तो गणितीय रूप में व्यक्त करना है, तो ये आपको प्रश्नावली में मिल जाएगा। अब मैंने इसके कुछ सूत्र लिख देते हैं आपको। ये जो द्विघातीय समीकरण है, अपन ने इसके पहले और क्या पढ़े थे बताइए? इसके पहले हम पढ़े थे द्विघातीय बहुपद और उसके शून्य निकाले थे। तो द्विघातीय बहुपद के शून्य कितने आए थे? 2। क्यों आए थे तो बताओ? इसलिए 2 शून्य आए थे कि चर राशि जो x है उसके ऊपर अधिकतम घात 2 है। मैंने आपको बताया था कि चर राशि पर जितनी अधिक घात होती है, जैसे मान लीजिए बहुपद है और उस बहुपद पर मान लीजिए 3 घात हैं, तो उसके 3 शून्य आते हैं। यदि मान लीजिए 4 घात हैं तो 4 शून्य होते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर द्विघातीय समीकरण ही लिख दिया है। तो द्विघातीय समीकरण में आपके चर राशि पर अधिकतम घात 2 ही होगी। जब अधिकतम घात 2 होंगी तो इसके x के 2 मान प्राप्त होंगे। जब x के 2 मान प्राप्त होंगे वो शून्य भी कहलाते हैं। और इस द्विघातीय समीकरण में शून्य का नाम आ गया है मूल, है ना? क्या आ गया है? मूल। यानी इस द्विघातीय समीकरण के 2 मूल होते हैं, एक अल्फा और एक बीटा। ठीक है ना? तो मूल यहाँ पर समझेंगे अपन कि मूल के बारे में बताएंगे कि जैसे कि आपने देखा कि ax वर्ग प्लस bx प्लस c बराबर शून्य, ये एक द्विघातीय समीकरण है। और इस द्विघातीय समीकरण में x के ऊपर अधिकतम घात 2 है। मतलब है कि इसके x के 2 मान प्राप्त होंगे। ठीक है ना? तो इस द्विघातीय समीकरण जो है, इसके शून्यक या शून्यक बोलो या इसके मूल एक ही होते हैं। शून्यक और मूल एक ही होते हैं। ठीक है ना? अब अपन ने देखा कि ये जो द्विघातीय समीकरण है, इसको हल करने के लिए हमारे पास कितनी विधियां हैं बता रहा हूँ। एक है गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि से भी हमें x के 2 मान निकालते हैं। एक है सूत्र विधि, और अभी नया जो सिलेबस आया है NCERT, इसमें एक नई विधि का आया है मान, वो है पूर्ण वर्ग। पूर्ण वर्ग बनाकर इस द्विघातीय समीकरण को हल करना है और x के 2 उत्तर निकालना है, 2 मूल निकालना है। x के 2 मान निकालना है ना? तो 2 मान कौन से होते हैं? अल्फा और बीटा। ठीक है ना? तो अपन देखते हैं। पहले मैं आपको क्या बताया था कि पहले मैंने पूरे इनके सूत्रों के बारे में बताया था, है ना? चलिए आप लोग एक साथ पूरे सूत्र लिख सकते हैं। तो इस द्विघातीय समीकरण हल करने के लिए अपन कितनी विधि पढ़ेंगे? गुणनखंड विधि, सूत्र विधि और पूर्ण वर्ग बनाकर x के 2 मान निकालना है ना, 2 मान निकालना है। तो अपन ने पढ़ तो लिए। तो अब इसमें इस समीकरण में द्विघातीय
समीकरण द्विघाती हल करने की 3 विधियां अपन पढ़ेंगे। 3 विधियां होंगी। पहली विधि है गुणनखंड विधि। तो गुणनखंड विधि से आप यानी प्रश्न हमारी 4.2 में बनाएंगे, ठीक है। और अगली विधि है सूत्र विधि। सूत्र विधि का दूसरा नाम है श्रीधराचार्य विधि। इस विधि को 2 नाम से जानते हैं, श्रीधराचार्य विधि। और तीसरी विधि आप लोगों के अभी नया जो सिलेबस आया है उसमें आया है पूर्ण वर्ग बनाकर द्विघातीय समीकरण का हल। तो अपन ने ये 3 विधियों से पढ़ेंगे और इस विधियों का अभी प्रयोग करेंगे प्रश्नावलियों में। तो अपन ने बाद में देखेंगे, आपको लिखना है, याद करना है कि आप अपने कितनी विधियों से बनाएंगे सवाल, है ना। अब यानी ये हो गया आप लोगों की विधि बारे में। अब मैं बताता हूँ कि जो इस द्विघातीय समीकरण का जो है व्यापक मान व्यापक हल में इसके 2 मूल होते हैं, अल्फा और बीटा, है ना। तो जब अल्फा और बीटा एन होते हैं तो इसमें एक आपको मिलेगा, यदि डी बराबर बी का वर्ग -4ac। ये जो डी है ना, ये जो डी है तो डी का वर्ग बराबर बी का वर्ग -4ac, एक इसको बोलते हैं इस द्विघातीय समीकरण का यानी विविक्तिकर। तो यदि डी बराबर बी का 4ac हो तो यह द्विघातीय समीकरण ax वर्ग प्लस bx प्लस c का विविक्तिकर है, यानी विविक्तिकर है ये। इसी यानी डी को है जो सूत्र है डी बराबर बी का वर्ग -4ac, ये क्या है, विविक्तिकर, है ना। अब इसलिए इस द्विघातीय समीकरण के यानी कुछ प्रतिबंध है, कुछ कंडीशन है। देखिए हम लिख रहे हैं, यदि d का मान 0 से बड़ा हो, यदि d का मान 0 से बड़ा हो, जब 0 से यदि बड़ा रहता है, d का मान 0 से बड़ा हो, तो इस के 2 भिन्न वास्तविक मूल होते हैं, वास्तविक मूल होते हैं। ये पहला ने आया, पहली कंडीशन हम इसको ए मान लेते हैं। बी अपन मानते हैं यदि डी का मान 0 के बराबर हो तो क्या होंगे, जब डी का मान 0 के बराबर रहेगा तब इसके 2 समान वास्तविक मूल होंगे, इसके 2 समान वास्तविक मूल होंगे। यदि सी नंबर लिखते हैं, ये तीनों प्रतिबंध याद करना है। इसमें भी डी का मान यदि 0 से छोटा हो, यानी डी का मान 0 से छोटा कब होगा, डी का मान 0 से छोटा होता है जब संख्या माइनस में आएगी, यानी डी का मान क्या में आएगा, माइनस में आएगा, -3 -5 -100 है ना, -50। तो माइनस संख्या जो आएगी वो 0 से छोटी होती है। तो क्या होगा इसको बताओ,
इसके कोई वास्तविक मूल्य नहीं होगा, इसके कोई भी वास्तविक मूल्य, इसका कोई भी वास्तविक मूल्य नहीं होगा। यानी अपन जो पहले अद्वितीय हल वाले जो सवाल बनाते थे, अद्वितीय हल है, अद्वितीय हल नहीं है और अनेक अनंत हल है, वैसे यहाँ पर भी इस द्विघातीय समीकरण में ये 3 प्रतिबंध हैं। ये 3 प्रतिबंध आपको याद करना है, ठीक है ना। ये 3 प्रतिबंध याद करना है। यदि डी का मान 0 से बड़ा होता है तो उसके 2 भिन्न वास्तविक मूल होते हैं, एक अल्फा और एक बीटा, है ना। और यदि मान लीजिए डी का मान 0 के बराबर हो तो इसके यानी एक समान 2 वास्तविक मूल होते हैं, या इसको बोलते हैं एक पुनरावर्त मूल होता है, इसका एक पुनरावर्त मूल होता है। और यदि डी का मान 0 से छोटा हो तो इसके कोई भी वास्तविक मूल नहीं होते हैं। ये आप लोगों को इन्हें याद करना है, ठीक है ना। अब इन्हें इसके बाद और सूत्र बता देते हैं कि इसमें जो मूल शब्द आ रहा है, जो हमने बताया कि द्विघातीय समीकरण के 2 मूल होते हैं, इस द्विघातीय समीकरण के 2 भिन्न वास्तविक मूल होते हैं। तो इस वास्तविक यानी मूल्य जो होते हैं इस द्विघातीय समीकरण के 2 मूल अल्फा और बीटा हो तो, अल्फा और बीटा हो तो सूत्र क्या होगा बताइए। जब अल्फा और बीटा है 2 मूल होते हैं, इसके एक्स के 2 मान आते हैं अल्फा और बीटा, तो मूलों का योगफल ने सूत्र ने आपको लिखना याद करना है। मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर सूत्र होता है -b/a। हाँ, और दूसरा सूत्र होता है मूलों का गुणनफल अल्फा गुणित बीटा बराबर c/a। अब आपको याद आ गया होगा कि जहाँ अपन ने बहुपद वाले चैप्टर में पढ़े थे, तो बहुपद में यहाँ यानी शून्यांकों का योगफल और शून्यांकों का गुणनफल, ऐसा हमने लिखा था कि शून्यांकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a और शून्यांकों का गुणनफल अल्फा गुणित बीटा बराबर c/a। तो ये सूत्र आपको इन्हें शून्यांकों के बारे में जो पढ़े थे उस समय भी हमने इस सूत्र का प्रयोग किए थे। और यहाँ पर इन्हें द्विघातीय समीकरण में यहाँ आने शून्यांक के स्थान पर मूल आ रहा है, तो मूलों का योगफल, मूलों का गुणनफल। अब यदि मान लीजिए द्विघातीय समीकरण बनाना है, तो द्विघातीय समीकरण बनाने के लिए क्या होता है, यदि मान लीजिए आपके किताब प्रश्न में 2 मूल दिए हों, अल्फ़ा और बीटा का मान दिया हो, और अल्फ़ा और बीटा का मान दिया हो और इन्हें कहता हो कि आप इस दिए गए मूल से अल्फ़ा और बीटा के जो मान दिए रहेंगे प्रश्न में, उन मानों से आपको एक द्विघातीय बहुपद की रचना करो, यानी द्विघातीय समीकरण की रचना करो। तो द्विघातीय समीकरण कैसे बनाएंगे बताइए। तो उसके लिए इन्हें आपको यहाँ सूत्र बना रहे हैं। तो मूलों का योगफल गुणनफल हो गया। अब इन्हें यदि द्विघातीय समीकरण में 2 मूल अल्फा तथा बीटा दिए गए हों या मूलों का योगफल तथा गुणनफल दिया गया हो तो द्विघात समीकरण बनाने का सूत्र द्विघातीय
समीकरण बनाने का सूत्र। देखिए क्या होता है सूत्र, एक्स का वर्ग धन, यहाँ लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा गुणित एक्स धन अल्फा गुणित बीटा बराबर 0। यानी यदि मान लीजिए, देखिए हम बता रहे हैं कि यदि मान लो द्विघाती समीकरण में दो मूल अल्फा और बीटा के मान दिए गए हों, बीटा के मान दिए गए हों और यदि मान नहीं दिए हैं और मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल दिया गया हो, तो आपको यानी द्विघाती समीकरण बनाने का फार्मूला जो होता है, सूत्र होता है, ये होता है कि एक्स का वर्ग धन अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स धन अल्फा गुणित बीटा बराबर 0। इसको यदि हम शब्दों में लिखें हिंदी में तो क्या रहेगा, एक्स का वर्ग धन मूलों का, ये जो अल्फा प्लस बीटा है, ये अल्फा प्लस बीटा मूलों का योगफल है, गुणित एक्स धन मूलों का गुणनफल बराबर 0। यानी शब्दों में कहने कहा जाए तो अपन यानी इस टाइप से यह करके लिख सकते हैं, है ना, यह करके। तो ये यानी देखिए अल्फा प्लस बीटा संकेत है, पहला मूल अल्फा है, दूसरा मूल बीटा है। हमने अल्फा प्लस बीटा को हमने लिखा मूलों का योगफल, अल्फा इंटू बीटा है, ये संकेत है, मूल है ये अल्फा बीटा। यदि वास्तव में यदि किसी प्रश्न में अल्फा बीटा के मान दिए हों तो आपको नहीं इस सूत्र का प्रयोग करना है द्विघाती समीकरण बनाने के लिए। और यदि आपका यानी डायरेक्ट मूलों का योगफल ही दे दिया हो और मूलों का गुणनफल दे दिया गया हो तो सीधे आपको लगाना ही वाला, क्योंकि मूलों का योगफल इंटू एक्स धन मूलों का गुणनफल बराबर 0, है ना। तो इस प्रकार से यानी आप नए सूत्र को याद करना है। ये सब सूत्र हैं पूरे, तो इतने सूत्रों को आपको तैयार करना है। इसके पहले मैंने जो लिखा है प्रतिबंध विविक्तिकर, तो विविक्तिकर यानी डी होता है, डी बराबर बी वर्ग माइनस 4ac। तो उसमें यानी आपको यानी डी का मान 0 से बड़ा, तो डी का मान 0 से बड़ा कब होता है, सभी धनात्मक संख्याएं, मतलब डी का मान यदि धन में आता है तो अपन इन्हें कहेंगे कि वह 0 से बड़ा है। और कभी कभी डी का मान 0 के बराबर आता है। जब डी का मान 0 के बराबर आता है तो उसका एक ही मूल होता है, वह यानी अल्फा होता है, -b/2a इसका सूत्र होता है। और यदि मान लीजिए डी का मान 0 से बड़ा हो गया तो उसके दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे, एक अल्फा और एक बीटा। तो अल्फा और बीटा के लिए सूत्र क्या होगा, जैसे जैसे यानी आप आवश्यकता पड़ेगी सूत्रों की वैसे वैसे आपको उसका यूज़ करना है ना। तो द्विघाती समीकरण ने एक्स वर्ग प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप का होता है, ये आपको याद करना है। उसमें अल्फा बीटा दो माने मूल होते हैं। अब दो मूल यानी जो होते हैं अल्फा बीटा, तो अल्फा बराबर सूत्र क्या होता है, सूत्र अल्फा बराबर होता है -b प्लस वर्गमूल b का वर्ग माइनस 4ac/2a, है ना। और बीटा बराबर क्या होता है सूत्र, -b माइनस वर्गमूल b का वर्ग माइनस 4ac/2a। तो इस प्रकार से ये दो सूत्र यानी आपके अलग अलग होते हैं। ठीक, आप समझ में आ गया इसको। अब आप देखते हैं अगली अन्य प्रश्नावली में आते हैं कि प्रश्नावली क्या दी है। अब आते हैं प्रश्नावली 4.1। तो प्रश्नावली 4.1 में क्या दिया है, देखो पहला प्रश्न कहता है जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है, अब यानी निम्न द्विघात समीकरण है, ये आपको यानी कह रहा है। तो अब आपको ये देखना है पहला सवाल क्या दिया है,
पहला दिया है x धन 1 का होल स्क्वायर बराबर 2 गुणित x माइनस 3, है ना। तो आपने क्या देखा, आपने इन्हें देखा कि x धन 1 का होल स्क्वायर बराबर 2 इंटू एक्स माइनस 3। अब इसको थोड़ा सा हल कर लेते हैं। हल करने के बाद ही तो समझ में आएगा कि यह एक द्विघाती समीकरण है या नहीं। द्विघाती समीकरण मतलब चर राशि पर अधिकतम घात 2 आना चाहिए। तो यहाँ हम इसको हल करते हैं सवाल को। तो x धन दिया है x धन 1 का होल स्क्वायर बराबर 2 गुणित x माइनस 3। अब यानी इसका a प्लस b का होल स्क्वायर का लगेगा सूत्र। तो a यानी सूत्र क्या होता है बीजगणित का, a धन b का होल स्क्वायर बराबर होता है a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस 2ab, या 2ab को बीच में भी लिख सकते हैं, b वर्ग को लास्ट में भी लिख सकते हैं, है ना, ऐसा नहीं है। तो ये अपने सूत्र याद है। इस सूत्र का ने प्रयोग करेंगे यहाँ b यानी x माइनस 1 का होल स्क्वायर। x यानी ये a है, इस b है ना। तो अपन क्या करेंगे, x का वर्ग इसका होगा प्रसार धन 1 का वर्ग धन 2ab मतलब यहाँ पर हम लिखेंगे 2 इंटू एक्स इंटू 1, ये हो गया इसका प्रसार। यहाँ अंदर ने 2 का गुणा करो 2x माइनस 6। अब यानी x का वर्ग धन यहाँ ये 1 है, 1 का वर्ग 1 होता है, धन यहाँ गुणा करेंगे 2x होगा, और फिर यहाँ क्या होगा बराबर 2x माइनस 6। अब इनका करोगे पक्षांतर, तो x का वर्ग धन 1 धन 2x माइनस 2x धन 6 बराबर 0, है ना। अब यानी क्या होगा, धन 6 और ये 1 साथ हो जाएगा और 2x यानी कट जाएंगे, तो x का वर्ग धन 7। अब देखिए x का वर्ग धन 7 आया ना, तो ये x के ऊपर घात 2 है, मतलब ये द्विघातीय समीकरण है। तो क्या लिखेंगे, यह द्विघातीय समीकरण है। आंसर आ गया। हमने क्या किया, जांच किया, और जांच करने पर हमने क्या पाया कि हमने इनको प्रसार किया, जो भी यानी गुणा भाग, और हम हल किया। हल करने पर हमको क्या मिला है, x का वर्ग धन 7 मिला है। तो x का वर्ग मिला मतलब कि x के ऊपर 2 घात है, यानी चर राशि पर अधिकतम घात 2 है। तो यदि चर राशि पर अधिकतम घात 2 हो तो वह द्विघातीय समीकरण कहलाता है। बराबर 0 लिखनी, बराबर 0, तो ये यानी द्विघातीय समीकरण कहलाता है। तो पहले के तीसरे में क्या लिखा हुआ है, x माइनस 2, और दूसरा लिखा है ब्रैकेट में x धन 1 बराबर, यहाँ पे बराबर में क्या लिखा हुआ है, x माइनस 1 और x प्लस 3। तो ये हो गया आपका यानी तीसरा वाला। ठीक, अब इसको यानी क्या करेंगे कि दाएं पक्ष में भी यानी द्विपदी व्यंजक है, इनका गुणा करना है, और बाएं तरफ भी, तो बाएं तरफ भी गुणा है और दाएं तरफ भी गुणा है ना। आपको गुणा करना है तोड़ के, और तोड़ के गुणा करने के बाद फिर करना है पक्षांतर। इससे आपको यानी द्विघातीय समीकरण की जांच हो जाएगी है या नहीं, है ना। तो x का गुणा करो, x में दिया है x माइनस 2 का गुणा करेंगे x धन 1 से, और x माइनस 1 का गुणा करेंगे x धन 3 से। x वर्ग का गुणा x का गुणा x में करेंगे तो x वर्ग होगा, x का गुणा करेंगे 1 में तो धन x होगा, माइनस 2 का गुणा करेंगे तो माइनस 2x होगा, और माइनस 2 होगा। ये आपका हो गया गुणा बाएं तरफ। दाएं तरफ करते हैं, x का गुणा x में करो, x वर्ग, x का गुणा करेंगे धन 3 में तो धन 3x, ठीक है ना। आया समझ में, ये तोड़ के यानी गुणा कर रहे हैं, इसको इससे, इसको इससे, फिर -1 से तो -1x, और -1 से यहाँ करेंगे तो -3। ये आपको तो आता है गुणा करते हुए। अब यानी 9th क्लास में पढ़ेगा आपने, x वर्ग बीच के पास समान पद है पर चिन्ह समान है, घटेगा तो कितना बचेगा, -1x बचेगा, -2, और यहाँ पे भी x का वर्ग यहाँ भी घटेगा तो यहाँ आएगा धन 2x बचेगा, -3। अब यानी दाएं तरफ के तीनों पदों को
दाएं तरफ के तीनों पदों को हम करेंगे पक्षांतर बाएं तरफ, ठीक है ना। तो हम कर रहे हैं पक्षांतर। देखिए यानी हल करने के उपरांत ही आपको समझ में आएगा कि द्विघातीय समीकरण है या नहीं। तो यहाँ पर यानी हल कर रहे हैं तो x का वर्ग माइनस 1x माइनस 2। अब यानी इधर के जो पद हैं है ना राइट हैंड, तो पहला पद धन में है तो यहाँ होगा माइनस, दूसरा भी धन में है तो होगा माइनस, तीसरा माइनस में है तो होगा धन, बराबर शून्य। अब ये शून्य बच गया है ना। अब देखिए इसमें कौन सा पद है, समान पद है और असमान चिन्ह है। समान पद असमान चिन्ह कौन सा पद है, एक्स वर्ग, एक प्लस में है एक माइनस में है। और उसके बाद में माइनस 1x है और माइनस कितना है 2x है, ये जोड़ेंगे कितना आएगा माइनस 3x, जोड़ दिए है ना, गुणा नहीं है जो है यहाँ क्या कर रहे हैं जोड़ रहे हैं, तो जोड़ दिए कितना है माइनस 3 आया, माइनस 3x है और माइनस 2 और धन 3 को घटाए कितना आया धन 1, ये हो गया बराबर शून्य। अब बताइए कि ये जो आपका आया ये, तो यह यानी क्या है, क्या द्विघाती समीकरण है ये, नहीं है। क्यों नहीं है द्विघाती, क्योंकि x के ऊपर घात कितनी है, एक, कितनी घात है, एक घात है। जब x के ऊपर एक घात है तो यह यानी द्विघाती समीकरण नहीं है। यानी आपका जो थर्ड नंबर है, तीसरा नंबर, तो तीसरा नंबर यानी हम जांच किए हल, तो जांच करने पर क्या पाया हमने कि यह द्विघाती समीकरण नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ चर राशि पर अधिकतम घात एक है, यहाँ पर अधिकतम घात 2 होती, यहाँ पर यानी घातांक 2 होती, हम इसको द्विघाती समीकरण है ऐसा बोलते हैं। अब यहाँ लिखेंगे आंसर में, यह द्विघातीय समीकरण नहीं है। समझ में आया, क्यों नहीं आया, कि यह यानी x जो चर राशि है उस चर राशि पर अधिकतम घात 2 नहीं है। जब यदि अधिकतम घात 2 नहीं है तो यह द्विघातीय है ही नहीं है। अब यानी इसको बोलेंगे एक घातीय यानी रैखिक समीकरण बोलेंगे इसको, है ना। तो ये यानी कहलाता है कि इसका द्विघातीय समीकरण नहीं है। द्विघातीय समीकरण कब होता है, जब चर राशि पर अधिकतम घात 2 हो। ठीक, समझ में आ गया कि चर राशि पर अधिकतम घात 2, अभी यहाँ पर घात नहीं एक आ रही है, हल करने पर कितनी घात आई, एक, तो इसलिए यह नहीं। ठीक, ये आपको यानी इस प्रकार से पहला तीसरा, तो आप यानी यहाँ के जो सवाल है 4.1 का जो सवाल है कि आपको यानी केवल ऐसा हल करना है। हल करने के उपरांत बाद में आपको चेक करना है कि यानी आपका जो प्रश्न का अंतिम हल है वो अंतिम में चर राशि पर अधिकतम घात 2 है या नहीं। यदि 2 है तो यानी द्विघातीय समीकरण है, और 2 घात नहीं है तो नहीं। ठीक है, ओके, समझ में आ गया। अब यानी प्रश्न नंबर 2 देखिए, प्रश्न नंबर 2 तो आप यानी ऐसे बनाएंगे है ना, निम्न स्थितियों को द्विघातीय समीकरण के रूप में लिखिए। हम इसका भी पहला बता देते हैं, तो बाकी आप बनाएंगे। अब यानी यहाँ जो पहले का प्रश्न छूट गया है, 4-5 प्रश्न छूटे हैं, वो चारों पाँचों प्रश्न की आपको जांच करना है। आप इसको हल करेंगे होमवर्क में। देखिए यहाँ दूसरे प्रश्न में 3 प्रश्न दिए गए हैं, तो निम्न स्थितियों को द्विघातीय समीकरण के रूप में निरूपित करना है। तो हम पहला दूसरा तीसरा चौथा 4 दिए हैं, है ना, तो 4 दिए हैं तो हमने 2 बता देते हैं। ठीक, केवल आपको हल करना है, द्विघातीय समीकरण ही बनाना है, हल नहीं करना है। तो यहाँ लिखा है, पहला है एक, देखिए प्रश्न दिया है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है। क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो आपको यानी इसका एकमात्र द्विघातीय समीकरण का रूप ही बताना है। आपको आगे हल नहीं करना है, लंबाई चौड़ाई निकालना नहीं है, केवल द्विघातीय समीकरण कैसे बनाते हैं ये आपको हल करना है। ये भारतीय वाला प्रश्न है, तो हम लिखेंगे हल, माना दिया है, मैं क्या लिखेंगे बताओ, दिया है एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल बराबर 528 वर्ग मीटर। ठीक है, ये दिया हुआ है। अब मैंने माना कि आयताकार भूखंड की चौड़ाई x मीटर है। चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है लंबाई। देखो ध्यान से समझना है, चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। तो यहाँ पे चौड़ाई मान लिया, चौड़ाई माना पहले। अब यानी तो लंबाई क्या होगी, लंबाई होगी 2x धन 1,
मीटर, यानी चौड़ाई से दुगना और एक अधिक, है ना। यहाँ जैसा प्रश्न कहता है कि चौड़ाई के दुगने से एक अधिक, तो चौड़ाई यानी अपन x माने, जब अपन चौड़ाई x माने तो x का दुगना 2x, 2x धन 1, ये होगी लंबाई। अब यानी आपके पास लंबाई और चौड़ाई दोनों आ गई। अब आपको यानी क्या बनाना है, एक द्विघातीय समीकरण। तो आपको सूत्र मालूम है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, बताओ, लंबाई गुणित चौड़ाई, है ना, लंबाई गुणित चौड़ाई होता है। अब यानी लंबाई और चौड़ाई यानी क्षेत्रफल के नीचे आप लिखोगे 528, कितना लिखोगे 528। अब यानी 528 यानी बराबर लिखोगे, लंबाई का मान है 2x धन 1 और चौड़ाई का मान है x, x का अंदर यानी गुणा करेंगे तो 2x वर्ग धन x, यहाँ 528। अब इसको यानी 528 करे पक्षांतर तो 2x का वर्ग धन x माइनस 528 बराबर 0। आपको यानी द्विघातीय समीकरण आपको बनाना था, तो ये आपका बन गया द्विघातीय समीकरण, द्विघातीय समीकरण, है ना। तो ये हो गया आपका द्विघातीय समीकरण। आपको इस प्रश्न को यहाँ तक हल करना है। आपको लंबाई चौड़ाई निकालने बोला नहीं है, लंबाई चौड़ाई ज्ञात करनी है, इसलिए आपको ने इसका एक द्विघातीय समीकरण का निरूपित करना है। तो द्विघातीय समीकरण के रूप में आपको उसको क्या कर दिए, निरूपित कर दिए, ठीक है ना। तो आपको उन्हें हल करना है। तो आप यानी पहला प्रश्न हो गया। दूसरा देखिए, इसी का दूसरा समझ आ गया आपको कि इस प्रश्नावली में आपको हल नहीं करना है, आपको केवल द्विघातीय समीकरण है या नहीं जांच करना है। और जो प्रश्न दिए हैं इबारती वाले, इस इबारती वाले प्रश्नों में आपको एक द्विघातीय समीकरण के रूप में निरूपित करना है। अब यहाँ कह रहा है दूसरा, दो, देखिए यहाँ क्या कह रहा है, दो क्रमागत यानी धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है ना, ज्ञात करनी है। तो अपन इसको किस प्रकार से इसका द्विघातीय रूप बनाएंगे, द्विघातीय समीकरण कैसे बनाएंगे, यहाँ लिखेंगे हल, है ना। तो यहाँ लिखेंगे माना कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्रमशः x और x धन 1 है। ये अपन ने मान लिया, दो क्रमागत x माना और x धन 1 माना। अब यानी प्रश्नानुसार क्या होगा, गुणनफल, क्या बोला है, गुणनफल। तो x धन 1 यहाँ गुणा, तो इनका गुणनफल कितना है 306। x का अंदर गुणा करेंगे तो x का वर्ग धन x बराबर 306। अब 306 का करेंगे पक्षांतर, कितना होगा, x का वर्ग धन x माइनस 306 बराबर 0। ये आपका बन गया एक द्विघातीय समीकरण, आंसर द्विघातीय समीकरण। तो ये आप कहने आपको यानी प्रश्नावली 4.1 में पहले प्रश्न में आपको मैं बताया कि आपको सिंपली गुणा करना है और जांच करना है कि वह द्विघातीय समीकरण है या नहीं। और दूसरे प्रश्न में इबारती दिए गए हैं, उन इबारती प्रश्नों को आपको हल करना है और एक द्विघातीय समीकरण का रूप बताना है, बस आप आगे हल नहीं करना है, ठीक है ना। ये आपका यानी प्रश्नावली 4.1 खत्म। 2 प्रश्न आप बनाएंगे होमवर्क में। अब प्रश्नावली 4.2 कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू।